बज रहे थे, शनाइयाँ बज रही थीं, क्योंकि आज मीनू चिड़िया की शादी थी। कुकू बेटे, मेरी बेटी बहुत भोली है, तुम इसका ख्याल रखना। मैंने इसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या कूड़ा कचरा है, अब हमारे घर की बहू बन गई है, हम इसे थोड़ी ना घर से निकाल फेंकेंगे। कुक्कू चिड़े की माँ की ये बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ चुप कर जाते हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी आप मुझे देख रहे हो? अब जल्दी जल्दी विदाई कर दो, हमें घर भी जाना है। फिर मीनू चिड़िया को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो कुकू की माँ मीनू चिड़िया के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ मर गई है? लगता है अब बहरी भी हो गई है, जल्दी आ। माँ जी, क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मीनू, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? मेरा तो जी ही खराब कर दिया। माँ जी, अगर आपको ये पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। ये कहते हुए मीनू चिड़िया रसोई में दोबारा जाती है। बहुत डर चुकी थी, डर के मारे उसके पंख भी कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकोड़े बनाती है। जल्दी में कढ़ाई का तेल मीनू चिड़िया के पैरों पर गिर जाता है। मीनू चिड़िया की चीख सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना महंगा तेल था, सारा बर्बाद कर दिया है। माँ जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखिए ना, मेरे पंख भी जल गए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें कमाना तो नहीं पड़ता ना, इसीलिए सारा तेल बर्बाद कर दिया है। अब जल्दी से ये सारा तेल साफ करो और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। ऐसा कहते हुए मीनू की सास वहाँ से चली जाती है और वो एक बार भी मीनू चिड़िया के पंख को नहीं देखती। अब तो मीनू चिड़िया की सास बात बात पर लड़ाई करती थी और उसे बहुत मारती भी थी। इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन मीनू चिड़िया को काम करते करते चक्कर आ गए। हाँ, मैं मीनू चिड़िया की दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुकू बेटा, कुछ नहीं हुआ मीनू चिड़िया को, बस काम ना करने के बहाने हैं ये सब। कुकू बेटा, तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? मम्मा, पर मीनू चिड़िया को तो बहुत बुखार है और खांसी भी, उसे दवाई तो लेकर देनी होगी। ठीक है कुकू बेटे, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ, वो फीस भी थोड़ी ही लेती है। ऐसा बोलकर कुकू की माँ पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। फिर डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन मीनू बहू बहुत कमजोर है, इसे आराम करने की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बुलबुल, हमारे घर में काम ही क्या है, सिर्फ आराम ही आराम है। ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू की सास दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मीनू चिड़िया की माँ की आज मृत्यु हो गई है, आप उसे मेरे साथ भेज दें। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ, पर बेटा मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं है, वो तो अपने पति के साथ घूमने गई हुई है। देखिए माँ जी, मीनू के अलावा रानू चिड़िया का कोई नहीं है, आप उसे भेज दें, हम उसे बाद में क्या जवाब देंगे, आप उसे भेज दें। मुझे तो तुम कोई पागल पक्षी लगते हो, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे भेज दूँ? हवाई जहाज से आने में उसे 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब भाग जाओ यहाँ से। चंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया ये, कुछ ही दिनों में मेरा पोता आने वाला है, मैं कैसे जाने देती उसे मरे घर में। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मीनू की सास बहुत खुश होती है। दूसरी ओर मीनू चिड़िया की नजर खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। कुकू चिड़ा और उसकी माँ भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। देख मीनू बहू, अगर तू वहाँ गई तो दोबारा यहाँ लौट कर ना आना, हमारे लिए तू आज ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मैं तो जाऊंगी। चल कुकू बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना।
जो अपनी सास का कहा भी ना माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर के साथ अपनी माँ के पास आती है। मौसी, मेरी माँ को क्या हुआ था? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। तुम्हें खबर भी पहुँचाई, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ना आया। जरूर वो खबर मेरी सास को मिली होगी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मीनू चिड़िया अपने माँ के घर ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। मीनू बेटी, तुम यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम यहाँ और रहोगी तो तुम्हें इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी गौरी कवि मुझसे बहुत लड़ती है। कालू भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दिया करूँगी। मेरी सास बहुत बुरी है, वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में नहीं रखेगी। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मुझे किराया समय पे दे दिया करना। अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी बेटी भी तो भूखी है, मुझे इसका पेट भी तो भरना होगा। हाँ, मैं पकोड़े का काम करूँगी। अगर मैं अपना काम करूँगी तो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया पकोड़े का काम शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ ही पकोड़े बेचा करती। ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली चिड़िया, कैसे हैं पकोड़े? किस चीज के बनाए हुए हैं? तोते भाई, प्याज के पकोड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप चख कर तो देखें। अच्छा चलो, एक प्लेट प्याज के पकोड़ों की दे दो। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की तारीफ किए बगैर ही चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? तोते को तो मेरे पकोड़े अच्छे नहीं लगे। अम्मा, मैं क्या कहती हूँ, प्याज आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा कि सभी खुद चलकर यहाँ पर आएं। अपनी गुड़िया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बात समझ आ जाती है और वो सारी रात सोचती है कि वो किस चीज के पकोड़े बनाए। फिर उसे ख्याल आता है, मैं एक बार अपनी माँ के साथ बांस के जंगल में गई थी और माँ ने मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना मैं भी पक्षियों को ऐसे पकोड़े ही बनाकर खिलाऊं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया बांस के जंगल में जाती है और ढेर सारे बांस तोड़कर ले आती है और बहुत सारे पकोड़े बना लेती है। आओ आओ पक्षियों, बांस के पकोड़े खाओ, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटी, ये क्या बांस के पकोड़े? मुझे भी एक प्लेट दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट पकोड़ों की देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी चिड़िया को बहुत मजा आ जाता है और वो बहुत शौक से खाती। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट। ये बांस के पकोड़े तो बहुत मजे के हैं। अब मैं रोज तुमसे ही खाया करूँगी। ऐसे ही वो बुढ़िया 2-3 प्लेट पकोड़ों की खा जाती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर यश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। गौरी कवि सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गौरी कवि सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गौरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है। बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गौरी कवि सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गौरी बहन, खाना बहुत अच्छा था। गौरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था,
ये दिखाना था तुम सबको। देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा ये सोने का हार। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा हार तो जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कालू कौवे ने अपनी पत्नी को पूरा 1 लाख का हार लेकर दिया है। आप मुझे 1000 वाला ही ले दें। वो हराम की कमाई करते हैं, चोरियां करते हैं। वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसा हार लेकर दे सकूं। हरी तोती भी अपने पति से कहती है, मिट्ठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी 1 लाख का सोने का हार लेकर देता। शर्म करो हरी तोती। क्या शर्म करूं? मुझे भी वो हार लेना है। फिर हरी तोती गुस्से में घर से निकल जाती है। हरी, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी सोने का हार लेकर दे। हाँ, मैं भी आज इसी बात पर अपने पति से लड़कर आई हूँ। हरी, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चले जाएं और जब तक हमारे पति हमें गोरी जैसा हार नहीं लेकर देते, हम अपने मैके में ही रहेंगे। हाँ सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब मुझे गोरी जैसा हार लेकर दोगे तभी वापस आऊँगी। अब हार लेकर ही मेरे पास आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरी तोती भी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी भी नाराज होकर मायके चली गई है और तुम्हारी पत्नी भी। हाँ, मेरी पत्नी भी गोरी जैसा हार मांग रही है। हाँ, वो हार तो बहुत महंगा है, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे वो हार ले सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। मिट्ठू बताओ, कौन सा उपाय? हम दोनों अपना अपना घर बेच देते हैं और वो हार खरीदकर हम अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। हाँ मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मिट्ठू और कबूतर एक पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दे, ऐसे हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाएं। ये लो हार, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएंगे। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिट्ठू अपनी को। देखो, मैं हार ले आया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। सच पति जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर कबूतर की पत्नी उसके साथ आ जाती है। ये विश्वास था आप मुझे लेने जरूर आएंगे और मेरे लिए हार भी लेकर आएंगे। ये हार तो बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। फिर हरी तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर वो अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। कबूतरी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को ठंड से बचा रहा था। दूसरी ओर हरी तोती भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उन दोनों के पास सोने के हार तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कवि उनसे नदी पर मिलती है। अरे हरी तोती और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार ले लिए। ये असली ही है या मेरे हार की तरह नकली ही है? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं। गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी, मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? चाय मम्मा चाय, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में
चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है। किसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानो चिड़िया और मिट्ठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है, और हाँ, वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानो चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानो चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था, क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, शायद कोई चील मेरे बच्चे को ना उठा ले गई हो। लेकिन चिड़िया, इन दिनों पहाड़ों पर तो कोई भी चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू? फिर रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात हो चुकी है, चलिए हम कबूतर की तरफ चलते हैं। वो तो आज घर में ही था, शायद उसने किसी को आते हुए देखा हो। फिर रानो और मिट्ठू वहाँ से कबूतर की तरफ जाते हैं। रानो बहन और मिट्ठू, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। कबूतर, मैं और रानो भोजन लेने गए थे, जब वापस लौटे तो गुड्डू घोंसले में नहीं था, उसे कोई उठाकर ले गया। मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा।
कबूतर भैया, मुझे पूरा यकीन है मेरा गुड्डू जिंदा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। रानू बहन, अब रात का समय है, सुबह होते ही हम गुड्डू की खोज में निकलेंगे। कबूतर भैया, मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रानू बहन, आज रात आप यहीं रुकें, सुबह होते ही हम सब खोज में निकलेंगे। गुड्डू बहुत ही छोटा था। पहले तो वो खामोशी से छुपा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। कालू जी, मुझे भूख लगी हुई है। ओरी, आधी रात को मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? थोड़ी दूर रहो, कहीं मुझे ना खा जाना। कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। गोरी, अगर पकड़े गए तो? रात का काला है, हम भाग जाएंगे। रात भी काली और हम भी काले। फिर वो दोनों रात को उठते हैं। कालू जी जाओ, बुलबुल सोई पड़ी है, देखो उसके घोंसले में क्या है। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हैं मेरी मम्मा? ये आवाज कैसी है? लगता है कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा। बस ये 2 चने के दाने, अच्छा ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो चने के दाने उठाकर वापस लौटता है। गौरी, बस ये 2 चने के दाने ही मिले हैं, ये बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? हाँ कालू, ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर वो दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू जी इधर आइए, इधर आवाज यहाँ से आ रही है। वो देखिए सामने झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोल कर ले आई थी, मुझे चोट भी लगी है, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी, चलो इसको इसकी माँ के पास ले चलते हैं। फिर गौरी गुड्डू को उठा लेती है और चिड़िया की दिशा में चली जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में था। गौरी, वो देखो रानू चिड़िया भी यही है, अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होगी। रोते रोते रानू चिड़िया की आंख लग गई थी। वो रोते हुए अपने सपने में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठे तो जरा देखें। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। गुड्डू, मेरा बेटा जिंदा है। रानू चिड़िया गुड्डू को अपने परों में छुपा लेती है। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे उसने गुड्डू की आवाज सुनी। रानू चिड़िया, अगर मुझे आज भूख ना लगती तो तुम्हारा गुड्डू ना मिलता आज तुम्हें। गौरी बहन, आपने जो खुशियाँ मुझे लौटाई हैं, वो मैं सोच भी ना सकती थी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। गौरी बहन, ये लें, आप ये मकई का भुट्टा खाएं, बल्कि इसे अपने साथ ही ले जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। चिड़िया की आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। गुड्डू तो डरा हुआ था। इस तरह से रानू चिड़िया अपने गुड्डू को पा लेती है। जंगल में बच्चों को किडनैप करने वाला एक कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों छोटे बड़े पक्षी सब बहुत डरे हुए थे। सारे बड़े पक्षी दाना लेने जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो लो, ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ, जो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ, लो लो खा लो। फिर डरता हुआ बुलबुल का बच्चा कालू कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बच्चे को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब भोजन ढूंढकर शाम को घर वापस आती है तो अपने बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को उस जालिम ने किडनैप कर लिया है, कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता देखकर चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बहन, कहीं आपका बच्चा नानू के घर तो नहीं चला गया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो उड़ भी नहीं सकता।
जरूर उसे किसी ने किडनैप किया है। हाँ हाँ। कालू कौवा बच्चे किडनैप करके सुनहरी झील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब पक्षी परेशान थे, कोई भी अभी तक दाना लेने नहीं गया था। रानू चिड़िया कबूतर और तोते से कहती है, कबूतर और मिठू भैया, हम सब अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं, ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से कुंडी लगा ले। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी, हम अपने बच्चे तुम्हारे घर ही ले आते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर अपने अपने बच्चे रानू चिड़िया के घर ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना है। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर वो तीनों दाना लेने के लिए घर से निकलते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा सब कुछ देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर आता है और सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। ट्री ट्री, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। किकी और मिठू दोस्त, ये वही कौवा होगा। मगर गुड्डू, बच्चे किडनैप करने वाला अंकल तो चॉकलेट का लालच देता है, पर इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं नहीं, जो भी है हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट, चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो देखो, वो चॉकलेट का लालच भी दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है, अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी रंग बिरंगी, गुलाबी सफेद और लाल लाल। कॉटन कैंडी। ये बच्चे किडनैप करने वाला अंकल नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी है। चुप कर जाओ, ये वही है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिठू जल्दी से दरवाजा खोल देता है। कालू कौवा जल्दी से घर के अंदर घुस आता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है कि बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। गुड्डू तो पीछे छुप जाता है। फिर कालू कौवा छोटे मिठू और किकी को पकड़कर अपने थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ, लगता है और कोई भी नहीं है। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो गुड्डू जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी मम्मा की तरफ भागता है। वो ये जानता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा, वो कौवा ले गया। वो छोटे मिठू और किकी को अपने थैले में डालकर ले गया है। चलो मिठू और कबूतर जल्दी करो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरा बच्चा। वो तीनों आगे के रास्ते से होते हुए कालू कौवे को रोक लेते हैं और फिर गुड्डू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अरे क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा, ये वही कौवा है जिसने मिठू और किकी को किडनैप किया है। जल्दी करो, अपना थैला खाली करो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवे से थैला छीन लेते हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेते हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। गुड्डू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई और छोटे मिठू की लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया। कभी मीठे फल तो कभी चावल का दाना और कभी कोई चीज। कालू कौवा तो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। वो एक नंबर का पेटू था, खाने के सिवा उसे कोई काम ना था। थक गया हूँ, अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो, पेट देखा है अपना, इतने बड़े तुम खुद नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है।
हो। इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम मुझसे होता नहीं है। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि जिस शाख पर वो बैठा था वो कालू कौवे के बोझ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है। मर गया, तोते मुझे उठाओ। ये देखकर तोता भी हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है। अगर ऐसे ही रहा एक दिन तुम उड़ भी नहीं सकोगे। फिर मिट्टू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो गई थी। जब कालू कौवा भी आकर उस घोंसले में बैठ जाता है। कालू कौवे के बैठने ही घोंसला नीचे गिरने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, ना कि तुम जैसी मोटी भैंस के लिए। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लग गई हो। दिन गुजरते गए मगर कालू कौवा रोज ऐसे ही खाता रहा, जिसकी वजह से कालू कौवे का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। आज तो कालू कौवे से मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आ जाता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है मगर कालू के पंख अब उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आकर गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं जमीन पर बैठकर कुछ गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो गोरी कौवी को अपने पति की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खाई जा रहे हो। गोरी, मैं क्या करूं? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो उड़ने की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया, कबूतर और मिठू को बुला कर लाती है। वो सब कालू कौवे को एक डंडे से बांधकर घर ले जाते हैं। कालू कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं। गोरी, तुम बुलबुल को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। फिर वो सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है। मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी बुलबुल को बुलाने जाती है और पीछे से कालू कौवे के वजन से घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही मेरा घोंसला। वो रहा, वो नीचे कालू भी है और घोंसला भी। हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गोरी। बुलबुल और गोरी दोनों कौवे के पास आती हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है। इसे 5 दिन तक भूखा रहना होगा। जब ये उड़ने के काबिल हो जाए तो इसे अपने भोजन के साथ बाकी सब पक्षियों का भोजन भी लाना होगा। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो कालू कौवे को कुछ भी खाने नहीं देती। 5 दिन के बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार में वो उड़ने लगता है। आज से तुम सब पक्षियों का भोजन लेकर आओगे, क्योंकि बुलबुल ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से ही तुम्हारा वजन कम होगा और तुम्हारे पंख भी मजबूत होंगे। उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे पक्षियों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू कौवा पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।